Hello and welcome to Defense Mania. In this series, we are discussing very important current affairs for CDS 2 2020. This will be the part 8 of our special current affairs series. आगे के 7 parts are already been uploaded. आप I button पे click करके उनको visit कर सकते हो. So here, without any delay, let us begin. And the first news is Kavach. Kavach stands for Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis. So basically, this is a platform for startups. This is platform for startups. This is initiated by Department of Science and Technology. ठीक है, these are very important. आप इसका नोट बना सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन. ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपको CDS में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस. So basically, this Kavach it's to scout, evaluate, and support innovation and startups, which will specifically address the COVID-19 challenges, right? COVID-19 health crisis. So this full form is very important. इसका बेसिक एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और किसने लॉन्च किया है, कौन से डिपार्टमेंट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज ऑपरेशन संजीवनी. What is Operation Sanjeevani? This is very important because this is initiated by Indian Air Force. Indian Air Force का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, नाउ दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ये जो नाम है C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. इसका ये पूछ सकते हैं कि वेदर इट इज़ यूटिलिटी, फाइटर और रिकनेसेंस या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. दिस इज़ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ऑपरेशन संजीवनी में इंस्ट्रूमेंटल रहा है. This is to provide essential medicines and hospital consumables to Maldives. ठीक है, अभी हेल्थ क्राइसिस में मालदीव्स की हमेशा हम हेल्प करते हैं, तो ऑपरेशन संजीवनी इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, ये कोविड-19 के पेंडेमिक में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने बहुत ऑपरेशंस किए हैं. लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशन सागर के बारे में पढ़ा था. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज लाइफलाइन उड़ान. लाइफलाइन उड़ान के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. क्यों? एम वॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल एंड मेडिकल सप्लाईज है. ओके, ये दिस इज सप्लाईज अक्रॉस द नेशन. ठीक है, लाइफलाइन उड़ान, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. नेक्स्ट इज देयर वॉज अ कमिटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कोविड-19. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया. उस कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे? विनोद पॉल और के विजय राघवन कमिटी. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन कोविड-19. नेक्स्ट इज ऑबिचुरी का. ये है ऑबिचुरी का, एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो CDS से. ओके, बिल विदर्स, हु वाज बिल विदर्स? वो सॉन्ग राइटर थे, सिंगर थे और गिटारिस्ट थे. ठीक है, ही वॉज वेरी फेमस पर्सनैलिटी. उनकी डेथ अभी रिसेंटली हो गई है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट आर्टेमिस. प्रोजेक्ट आर्टेमिस इज बेसिकली अ नासा मिशन, और नासा का ये मिशन है टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून बाय द ईयर ऑफ 2024. ठीक है, मून के लैंड पे बेसिकली उन मून की टोपोग्राफिकल स्टडीज़ के लिए ह्यूमंस को लैंड अप करना है टिल 2024. दिस इज प्रोजेक्ट आर्टेमिस लॉन्च्ड बाय नासा. नाउ अप्रैल 7 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम रही है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स. ठीक है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स. नेक्स्ट इज प्राणवायु. प्राणवायु क्या है? ये ऐसे टर्म दे देंगे कि व्हाट इज प्राणवायु. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेंटिलेटर जो डेवलप किया है IIT रुड़की में. ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी वेंटिलेटर्स की, PPE किट्स की, तो ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट इज टोक्यो 2020 में फुटबॉलर्स की एज लिमिट को बढ़ाया
जाने का डिस्कशन हो रहा था। एज लिमिट क्या करने की कोशिश कर रही थी? 24 ईयर्स। ओके, टोक्यो फुटबॉलर्स एज लिमिट। नेक्स्ट इज बाबू जगजीवन राम। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इनकी श्रद्धांजलि दी थी, इसलिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में आ सकता है। बाबू जगजीवन राम वॉज फ्रीडम फाइटर। ठीक है, फ्रीडम फाइटर। इनको सब बाबूजी के नाम से जानते थे। और आप मीरा कुमार को जानते होंगे। मीरा कुमार लोकसभा की जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब उनकी स्पीकर रह चुकी हैं। ये इनकी डॉटर हैं। ओके, मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की डॉटर हैं। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिनकी श्रद्धांजलि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी। दैट वाज द रीज़न कि ये न्यूज़ में अभी चल रहा था। नेक्स्ट, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। ये दिया गया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी को, और ये अवार्ड दिया जाता है बाय पीटा इंडिया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा लोन, बहुत सारा क्रेडिट दिया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, उनके हैबिटेट्स के प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली एनिमल लाइफ्स को और बेटर बनाने के लिए इनका बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है, इसलिए इनको ये हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। ही इज़ उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। नेक्स्ट इज खुदाई खिदमातकर। ठीक है, ये बेसिकली एक मैसेकर रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, इंडिया वर्सेस ब्रिटिश में ये हुआ था 1930s में। ठीक है, इसके 90 साल 90 इयर्स पूरे हो गए, इसलिए ये अभी न्यूज़ में था। तो ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये हुआ कब था, वो मैंने आपको बता दिया 1930 में। और ये जो मैसेकर था वो लीड किया था अब्दुल गफर खान ने। ठीक है, अब्दुल गफर खान इज इम्पॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट इज ग्रिड 2020। ग्रिड स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को आप माइग्रेशन भी कह सकते हो। ठीक है, माइग्रेशन अभी ये न्यूज़ में था, क्यों मैं बताती हूँ। माइग्रेशन किस वजह से होता है? बेसिकली दो रीज़न से। एक तो कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो जो लोग माइग्रेट करके पीसफुल एरियाज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है डिज़ास्टर्स की वजह से, है ना। डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा जिस जगह होता है वहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि टॉप 5 कंट्रीज़ में इंडिया का नाम भी है अमंग्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वन वॉज सीरिया। ठीक है, सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया का नाम आया है डिज़ास्टर की वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में, और सीरिया हैज़ स्टॉप्ड इन कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स लेड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये जो रिपोर्ट है ग्रिड 2020, वो कौन रिलीज़ करती है? दे आर रिलीज बाय नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कौन इसको लॉन्च करता है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम थोड़ा सा पॉलिटी के तरफ टर्न लेंगे। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे, 2-3 चीज़ें जिसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में इस बार आएगा, बिकॉज इट हैज़ अ बिग रोल इन करंट अफेयर्स। सबसे पहले आर्टिकल 142। व्हाट इज़ आर्टिकल 142? इट डील्स विद एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज का सिंपल लिटरल मीनिंग बताऊँ तो ऑर्डर्स होता है। ठीक है, आप इसको ऑर्डर्स के नाम से बहुत सिंपल टर्म्स में समझ सकते हो। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करता है। It states that Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or may such order as is necessary for doing complete justice in cause or matter pending before it. Complete justice जो यहाँ पे वर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन कर लेना है। आपको स्टेटमेंट में ये वर्ड ज़रूर देखने को मिलेगा। कंप्लीट जस्टिस के लिए जुडिशरी इंटरफेयर करती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 142। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो राम मंदिर केस हुआ था, अयोध्या वर्डिक्ट। अयोध्या वर्डिक्ट में
सबसे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया था वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत लिया था। नेक्स्ट बताऊं तो लीकर बैन का जो भी था, लीकर बैन अराउंड 500 मीटर्स ऑफ दी हाईवे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लिया था अंडर आर्टिकल 142। अभी ये न्यूज़ में था बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था, है ना, नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था, कर्फ्यू लगा था बहुत सारी जगह पे, और उसका उल्लंघन जो भी करे उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जाहिर की गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, ये बहुत सारी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अबे ये न्यूज़ में था, तो इसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, देखो ये क्वेश्चन फॉर श्योर CDS में या तो CAPF में आपको पूछा जाएगा। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहाँ पे मेंशन्ड है? ये है 6th शेड्यूल में। पॉलिटी में 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स को मेंशन किया गया है। दे आर ATMM। ठीक है, ये इस तरह से ट्रिक वाइज आई हैव टॉट इनसाइड आर कोर्स। CDS और FCAT के जो भी कोर्सेज है उसमें आई हैव पर्सनली टॉट दिस थिंग वेरी स्पेसिफिकली एंड क्लियर वे। आपको आई बटन पे जाके उसका भी रेफरेंस मिल सकता है। नाउ ATMM क्या है? दिस इज आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक है, दे हैव ट्राइबल एरियाज विच आर टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज का मेंशन है 5th शेड्यूल में। ठीक है, और ये जो 4 स्टेट्स आते हैं ये 6th शेड्यूल में आते हैं। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CDS में पूछा गया था। जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे उनको ये अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट इसके बारे में और जाने तो ईच डिस्ट्रिक्ट इज एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड गवर्नर कैन मॉडिफाई एंड डिवाइड द बाउंड्रीज ऑफ सेट ट्राइबल एरिया बाय नोटिफिकेशन। अब देखो गवर्नर का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज अ क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर के रोल क्या है और उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, उनके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है। ही कैन इंक्लूड एनी एरिया, ही कैन एक्सक्लूड एनी एरिया, क्रिएट अ न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। आपको ये पता होना चाहिए। देखो ये गवर्नर के रोल में फॉर श्योर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और डिमिनिश। देखो इंक्लूड हो सकता है, एक्सक्लूड हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसका नाम चेंज हो सकता है, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन किया जा सकता है वापस से। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स, उनके अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नर कैन फ्रेम। नेक्स्ट इज देयर शॉल बी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, 30 मेंबर्स, दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। 30 मेंबर्स ऑफ whom नॉट मोर देन 4% शॉल बी नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेशन के 4 होने चाहिए। एंड रेस्ट मतलब 26 शॉल बी इलेक्टेड, मतलब 26 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 4 जो होंगे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। दैट टोटल मेक्स 30 नंबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज देयर शॉल बी सेपरेट regional council for every area constituted an autonomous region। हर एक autonomous region के लिए एक regional council होना चाहिए। that makes a very important note for autonomous district council। ठीक है, आप इसको और ध्यान से और बैकग्राउंड इसका कवर कर सकते हो। these are some important statements जो आपको एग्ज़ाम में इस बार देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट इज नालसा। नालसा का फुल फॉर्म आ सकता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। देखो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस PDF आई विल शेयर विथ कोर्स मेंबर्स। ठीक है, पार्ट वाइज आई विल शेयर विद यू। आपको नोट्स बनाने हैं, ऑफकोर्स यू कैन मेक इट। जो भी मैं बोल रही हूँ वो स्टेटमेंट्स में आपको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है,
और आपको ये PDF भी कोर्स मेंबर्स के साथ आई विल शेयर इट, ठीक है। 1987 का ईयर चेंज करके पूछा जा सकता है, तो हियर यू नीड टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। ये इसका एम क्या था नालसा का? नालसा का एम है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लीगल सर्विसेज, ठीक है, तो उनके लिए एक गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस दी जाती है, ठीक है। किसके अंतर्गत? नालसा के अंतर्गत। नालसा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट्स के अंदर बनाया गया है, जो कि 1987 में पास हुआ था। सो दिस इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, इतना डीप में तो कैसे ही पढ़ेंगे CDS के लिए। डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट, चीफ विजिलेंस कमीशन। अब ये चीफ विजिलेंस कमीशन क्या है? ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। विजिलेंस मतलब सर्विलेंस भी आप कह सकते हो, ठीक है, देख रेख रखना इसका लिटरल मीनिंग होता है, ठीक है। आप अगर लिटरल मीनिंग पे जाओगे ना तो आपको चीज़ें कम रटनी पड़ेगी, यू कैन रिलेट इट विद योर सिक्स्थ सेंस, ठीक है, कि इसका ये मतलब होता है तो इसका ये आंसर होना चाहिए, ओके। The commission was set up as recommended by के संत नाम। अब ये आपको पूछा जाएगा जो चीफ विजिलेंस कमीशन है वो किसके रिकमेंडेशंस पे बना है, तो ये के संत नाम के रिकमेंडेशंस पे बना है। कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये सावधानी रखनी है, देख रेख रखनी है, पर्टिकुलरली सर्विलेंस रखना है कि कोई करप्शन नहीं कर रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, एक सेंट्रल हैं और 2 नॉर्मल वाले हैं, ठीक है। 1+2 वाली स्कीम लगी है यहाँ पे, 1+2। देन दे आर अपॉइंटेड। देखो, अपॉइंटमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं, ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब देखो, प्रेसिडेंट मेन काम होता है इनका, ठीक है, फ्रंट फिगर, लेकिन वो किसके रिकमेंडेशंस पे देते हैं? एक तो PM साहब हो गए, होम मिनिस्टर साहब हो गए, और लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। इफ देर इज नो लीडर ऑफ ओपोजिशन देन लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। अगर अभी कोई अपॉइंटेड नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो जो अपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी होगी उनके लीडर होंगे। ये 3 लोग मिलके रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, जो अपॉइंट करेंगे चीफ विजिलेंस कमिश्नर को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पूछा गया था लास्ट ईयर CDS के एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे न्यूज़ में था, इस टाइम पे ये न्यूज़ में है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको पूरा का पूरा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड दे रही हूँ, तो अब तो इसमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब इनके टर्म की बात करें तो 4 साल का होता है, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन आ जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में होगा 5 इयर्स भी होगा, 6 इयर्स भी होगा। ज़्यादातर तो हर चीज़ें 5 और 6 साल के लिए होती हैं, तो आप कलर टिक करके आ जाओगे। यहाँ पे 4 साल की, या तो उनकी एज 65 इयर्स विच एवर इज़ अर्लियर, अगर वो 65 इयर्स के पहले हो गए तभी रिटायर हो जाएंगे, या तो उनके 4 साल ख़त्म हो गए तभी वो रिटायर हो जाएंगे। और उनके रिमूवल की बात करें, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो भी क्यों? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी हो गई, तब प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू इनका रिमूवल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, हमने पॉलिटी अच्छे खासे से लिए देख लिया, अब हम थोड़ा सा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म, ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आपको आ सकता है। व्हाट इज साइटोकाइन स्टॉर्म? दिस इज बेसिकली ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स एंड देयर एक्टिवेटिंग कंपाउंड्स। साइटोकाइंस बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है बाय इम्यून सेल्स, ठीक है। इनका प्रोडक्शन इम्यून सेल्स ही करते हैं, लेकिन ओवर प्रोडक्शन अगर इनका हो जाता है तो इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, which results into lung inflammation and fluid buildup that can lead to respiratory distress. Now I'll tell you इसका बैकग्राउंड कि ये न्यूज़ में क्यों है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से ये न्यूज़ में है।
इसका थोड़ा सा बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपको बता दूं, कोरोना वायरसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और इसको हमारी इम्यून सिस्टम एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करता है, क्योंकि ये एलियन है, दे डू नॉट बिलोंग फ्रॉम आवर बॉडी और बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसके अगेंस्ट डिफेंस प्लान करने में जो साइटोकाइंस होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, वो लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, ये इतने ज़्यादा लाइन अप हो जाते हैं प्रोटेक्शन में, ठीक है, बट इस कोरोना वायरस को ये रोक नहीं पाते हैं। लेकिन रोक नहीं पाते हैं इसलिए और डिफेंस में आर्मी आ जाती है यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म जो आ जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे खुद के सेल्स को ही डैमेज करने लगता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, इतनी ज़्यादा आर्मी यहाँ पे लाइन अप हो जाती है कि वो अल्टीमेटली इट एंड्स अप हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। दिस इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं होता, कोई भी इन्फ्लुएंजा हो जाए, कोई भी फ्लूइड कफ हो जाए, अगर जिसकी इम्यूनिटी लो है वो यहाँ पे बिल्टअप होता जाएगा। वो अगर वायरस को, किसी बैक्टीरिया को रोक नहीं पाएगा तो लाइन अप तो होता ही जाएगा ना। तो ये लाइन अप होते होते ये यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी ही बॉडी को, अपने ही सेल्स डैमेज करने लगते हैं, डिग्रेड करने लगते हैं। ओके, jumping on to next is IGOT. IGOT stands for Integrated Government Online Training. अब ये क्या है? It offers online training for doctors, nurses, paramedical staff, hygiene workers, technicians, auxiliary nursing, midwives, है ना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग देती है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एंड दिस इज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। IGOT का फुल फॉर्म, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग किन किन को देती है और ये किस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। You can also visit our courses for AFCAT and CDS exams on Defense Mania app for preparation of your exams. We have separate course for AFCAT, separate course for CDS, and जो बच्चे CDS AFCAT दोनों को अपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी we have made a specific course. You will get all video lectures, PDFs, quizzes, mock test inside it. अगर आप कहीं और से भी स्टडी कर रहे हो तो यू हैव ऑल्सो प्रोविजन टू हैव मॉक टेस्ट। आपको बहुत सारे 60 to 70 सब्जेक्ट वाइज प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। वी हैव सेपरेट कोर्स फॉर दैट एज वेल। आप डिफेंस मेनिया के स्टोर सेक्शन पे जाके उन कोर्सेज को विजिट कर सकते हो एंड यू कैन अवेल दोज बेनिफिट्स। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद। मिशन to provide top quality contents for exam at extremely affordable prices to help underprivileged students to realize their dreams. We want your help to make this mission like a global fire. Friends, now I would like to share with you that Defense Mania is on mission. Mission